हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एईएन, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर, ग्रुप बी, रेगुलर 70%। ऑन द एग्जामिनेशन डेट है 11 दिसंबर 2022, तो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है इसका। ठीक है। और इसके लिए जो अलाउड टाइम है वो 2 आवर्स का था। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इनको हम स्किप करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। और क्वेश्चन पेपर को का ये पोर्शन है यहाँ पे। सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद यहाँ एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चन हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज 110th नंबर क्वेश्चन। पूछा है विच फॉर्म ऑफ द न्यूमरल्स शुड बी यूज्ड इन द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, देवनागरी न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और द डिविजनल रेलवे ऑफिस। तो डिविजनल रेलवे ऑफिस में जो है यहाँ पे OLIC का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? DRM। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इन विच लैंग्वेज कैन एनी एम्प्लॉय सबमिट हिज एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन। ओके। सो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, इसके लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि किस लैंग्वेज में जो है तो एम्प्लॉय अपना एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कर सकता है। सो इट कैन बी सबमिट इन हिंदी और इंग्लिश। इट कैन बी सबमिट इन हिंदी और इंग्लिश। ओके। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, और वह रूल नंबर 7 है। ये कौन सा रूल नंबर रहेगा? रूल नंबर 7। ठीक है, तो ये भी याद रखिए आप रूल नंबर 7 को, कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7 एन एम्प्लॉय में सबमिट एन एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी और इन इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पूछा हुआ है कौन से मंथ में जो है तो हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। सो इट इज नथिंग बट अ month of September. Okay, because 14th September is celebrated as National Hindi Day. Okay, on 14th September 1949 our Constituent Assembly accepted the Hindi as an official language. Okay, so that September is celebrated every year in the central government offices as month Hindi Day. नेक्स्ट है, सॉरी, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य में लागू नहीं होते? तो यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1963। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, how many members of the Lok Sabha are there in the Parliamentary Committee on Official Language constituted under Section 4 of the Official Language Act 1963? तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है तो टोटल 10 मेंबर्स फ्रॉम द लोक सभा और कॉन्स्टिट्यूटेड।
Okay, so 20 is the right answer for Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha and total 30 members की जो है तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। और यह जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, this is the permanent committee that exist, okay, because पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक परमानेंट कमेटी होती है, जैसे अगर हम बात करें तो पीएसी जैसे हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, या एस्टीमेट्स कमेटी हो गया, ठीक है, या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, है ना, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, कोपू जिसको बोलते हैं। तो ये सब एडहॉक कमेटी है। मान लो कोई एक ऐसा कोई सीरियस कोई मुद्दा हो गया जिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है कुछ मेंबर्स को लेके, तो उसका नेचर टेम्परेरी टाइप का होता है, दैट इज एडहॉक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन विल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर विल बी देवनागरी। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ राजभाषा कंट्री है डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। वेरी सिंपल, का खा गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो चैप्टर 1, ओके, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो चैप्टर 1 इज द राइट आंसर। फिर आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 पे। PREM refers to, PREM is nothing but a participation of railway employees in management. So option number A is the right answer, that is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉर्म इज यूज फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनाल्टी। तो माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा फॉर्म जो है तो इम्पोज यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा SF11। SF11 इज बेसिकली used for imposition of minor penalty, SF5 for major penalty, SF1 for suspension, okay. SF7 is basically, this is the standard form that is related to appointment of inquiry officer or board of inquiry, okay. So major penalty, minor penalty, appointment of inquiry officer or board of inquiry, and SF1 is for suspension, okay, very simple. नेक्स्ट है, पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स कैन बी देयर इज इन स्प्लिट शिफ्ट। तो स्प्लिट शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2 ब्रेक। स्प्लिट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, अ शिफ्ट विच इज पंक्चुएटेड इन अ डेली टूर ऑफ ड्यूटी बाय ब्रेक्स ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय इज फ्री टू लीव हिज प्लेस ऑफ वर्क, ओके, दैट इज स्प्लिट शिफ्ट अकॉर्डिंग टू HOER, ठीक है। सो what is the statutory limit of hours of employment of continuous category in a week। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेचुटरी लिमिट अगर बात करें यहाँ पे एज पर सेक्शन 132 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, ठीक है, HOER के अंदर स्टेचुटरी लिमिट्स जो है तो मेंशन की हुई है, ठीक है। तो जिसमें इंटेंसिव कैटेगरी के लिए जो है तो 45 आवर्स पर वीक, ओके, और कॉन्टीन्यूस कैटेगरी के लिए 54 आवर पर वीक, और इजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए 75 आवर पर वीक का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस कैटेगरी है तो उसके लिए कितना है, दैट इज 54 आवर पर वीक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 54 आवर पर वीक एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूस कैटेगरी इन अ वीक, ओके।
इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड आवर की बात करें तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए 42 आवर पर वीक और कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए 48 आवर पर वीक का जो है तो स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स। सो 54 इज द राइट आंसर। स्टेचुटरी लिमिट्स को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 132 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत। नेक्स्ट है, एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डैश डैश कैटेगरीज। सो देयर आर four types of categories, four numbers of categories. One is intensive, other is continuous, next is essential, intermittent, and fourth category that is excluded category। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज में जो है तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, और इसका जो पावर दिया गया है दैट इज पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय, दैट इज इंटेंसिव और एजेंशियल, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस। ठीक है, यह जो है बेसिकली कौन डेलीगेट करता है? पीसीपीओ। कौन करते हैं? प्रिंसिपल चीफ पर्सोनल ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है एमएनपी प्रोग्राम इज बजटेड अंडर प्लान हेड। तो एमएनपी प्रोग्राम जो है अंडर प्लान हेड 41 बजटेड होता है। ओके, प्लान हेड 21 की बात करें तो प्लान हेड 21 बेसिकली फॉर आरएसपी दैट इज रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, और प्लान हेड 42 बेसिकली जो है हमारे जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। ठीक है, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स प्लानेट 42 के अंतर आता है। और प्लानेट 53 जो है बेसिकली वह है पैसेंजर्स एंड अदर रेलवे यूजर्स एम्यूनिटीज़। तो पैसेंजर एम्यूनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो सब प्लानेट 53 के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन पूछा है, रिसीट्स नोट इज इशूड फॉर मटेरियल रिसीव्ड थ्रू। Whenever the material is received through stores depot, then a receipt notes is issued. Okay, so receipt note is nothing but the document required for 100% payment from consignee for stock item. That is what receipt note. So stores depot is the right answer for receipt note. Whether pay and allowances will be admissible to surplus staff undergoing redeployment training. So yes, pay and allowances will be admissible to surplus staff. Next question पे आते हैं, suspension is a penalty, major penalty, minor penalty, highest penalty, none of the above. So suspension is not a penalty. Option number D is the right answer. Next है, children below dash dash years age cannot work in the factory as per फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करें सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट वर्क इन द फैक्ट्री। ओके, सो 15 इज द राइट आंसर। जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री एक्ट है बेसिकली वह दिस एक्ट डिफाइन अ चाइल्ड एज अ पर्सन हु इज़ बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज।
तो जो भी पर्सन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है उसको वो चिल्ड्रन डिफाइन करता है, ठीक हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90, द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस कैन कलेक्ट फंड्स थ्रू। तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हैं वो फंड का कलेक्शन थ्रू मेंबरशिप करती हैं, या थ्रू मेंबरशिप। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोनल पीएनएम मीटिंग विथ ट्रेड यूनियन इज हेल्ड वंस इन डैश डैश मंथ। सो जोनल पीएनएम जो होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी विद द ट्रेड यूनियन इज हेल्ड वंस इन अ 3 मंथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन फॉर SC ST इन द रेलवे रिक्रूटमेंट इज परसेंटेज एंड परसेंटेज रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, बेसिकली SC की बात करें तो 15% रिजर्वेशन है, और ST की बात करें तो 7.5% रिजर्वेशन है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 पे आएंगे। मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर प्रमोशन विद इन विदिन ग्रुप सी इज डैश डैश ईयर। तो बेसिकली minimum period of service for promotion within group C is 2 years. So option number C is the right answer, that is 2 years. Next question पे आते हैं। Question number 86, maximum percentage of pension can be commuted at the time of retirement, that is 40%. 40% of the pension can be commuted at the time of retirement. Next question पे आते हैं। Pension is calculated at the rate of dash dash percentage of average emoluments. So pension is calculated at the rate of 50% of average emoluments. So option number C is the right answer. Next question पे आते हैं। Dash dash percentage of casual labor services reckoned for pensionary benefits. तो इसका आंसर होगा बेसिकली इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50%. So 50% of casual labor service is reckoned for pensionary benefits. That means what? Only 50% of the casual workers' service is to be reckoned for calculating pension after obtaining temporary status. Okay. सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो इस पे सुनवाई करी थी, और जो है तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 पे आएंगे। पूछा है मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इन द इंटायर सर्विस इज डैश डैश। तो मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट इज LAP इन द इंटायर सर्विस इज 60 days। ओके, तो 60 days इज द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, सो अ रेलवे सर्वेंट शैल बी परमिटेड टू इनकैश लीव ऑन एवरेज पे अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ रेलवे पास, ठीक है। तो जब भी वो रेलवे पास इशू कर रहा है तो उस टाइम पे जो है तो वह उसको इनकैश करा सकता है, ठीक है, LAP को अप टू 10 days एट अ टाइम। ओके, और जो कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इस केस में जो कैश इक्विवेलेंट होगा तो जो भी वह पे है, ग्रेड पे है, जो भी पे है, ओके, सो पे इन द रिस्पेक्टिव पे बैंड प्लस ग्रेड पे, दैट मीन्स व्हाट, अभी जैसे हमारा जो बेसिक पे है उसके अलावा जो भी डियरनेस अलाउंस है, तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस ऑन दैट डेट, ओके, इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ LAP, ठीक है। जितने भी डेज ऑफ LAP आप इन कैश कराना चाह रहे हो, मैक्सिमम जो है तो एक बार पे 10 करा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स व्हाट, बेसिक प्लस DA को मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ डेज और मैक्सिमम वो 10 हो सकते हैं अपॉन 30। ओके, तो दिस इज द कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा।
इसके अलावा नो HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल बी पेएबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 60 days। A female railway employee shall be entitled to maternity leave that is 180 days. So option number A is the right answer. CCL child care leave may not be granted for less than dash number of days. So इसका आंसर होगा 5। ओके, CCL may not be granted for less than 5 number of days. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए यहाँ पे। इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल इज। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इनटू हिज बैंक अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। विच आर द फॉलोइंग फंड इज जनरली यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ। So there is a DRF, that is depreciation reserve fund. So whenever any asset we replace after completion of its life, then it is generally used from DRF, depreciation reserve fund. So question number 79 is option number B is the right answer. Question number 78. Proprietary article certificate is issued for the item required to be purchased from ऑप्शन ए सिंगल फर्म ओनली, अप्रूव्ड फर्म ओनली, RDSO अप्रूव्ड फर्म ओनली, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल टेंडर दैट इज सिंगल फर्म ओनली, ओके, देयर इज अ PAC इशूड फॉर दिस आइटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो SD जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वह कब रिफंड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, इसके बारे में पूछा गया है। So after physical completion of work, on termination of contract due to default of the contractor, on expiry of maintenance period, all of the above। तो इसका आंसर होगा on expiry of maintenance period। So option number C is the right answer। SD is refunded after the expiry of maintenance period। Next है in works contract quantity is operated in excess of original contract but 125% of the agreement quantity shall be paid generally at। सो इसका आंसर होगा यहाँ पे एक्सेप्टेड रेट और अग्रीड रेट। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी बाउंड टू कैरी आउट द वर्क एट द अग्रीड रेट्स and shall not be entitled to any claim or any compensation whatsoever up to the limit of 25% variation in quantity of individual item of works। okay, तो जैसे अगर हम बात करें, अगर जैसे यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी का आया है यहाँ पे 120, जैसे 125% ऑफ द एग्रीमेंट क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस केस में अगर क्वांटिटी ऑपरेटेड इन एक्सेस ऑफ 125% बट अप टू 125% से अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन 140% से कम है अगर यहाँ पे ऑफ द एग्रीमेंट क्वांटिटी, so quantity is operated in excess of 125% but up to 140% of agreement quantity of the concerned item that shall be paid at 98% of the rate awarded। ठीक है, तो इस केस में अगर 125 से 190 140% के बीच में है तो उसका जो रेट है वह 98% ऑफ द रेट अवॉर्डेड होगा। ठीक है, 98% ऑफ द एक्सेप्टेड रेट होगा। इसके अलावा अगर क्वांटिटीज ऑपरेटेड इन एक्सेस ऑफ 140 है बट अप टू 150% है तो इस केस में 96% ऑफ द रेट अवॉर्डेड होगा। ओके, और वेरिएशन इन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल आइटम बियॉन्ड 150% है
that will be avoided and would be permitted only in exceptional unavoidable circumstances and shall be paid at 96% of the rate awarded। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि 125% तक तो जो है वह जो भी एक्सेप्टेड रेट है उसी से काम करेगा। ठीक है, इन वर्क्स क्वांटिटीज ऑपरेटेड इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वह 125% ऑफ एग्रीमेंट क्वांटिटी तक है अगर, तो इस केस में वह एक्सेप्टेड रेट से पेड होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर 125% से 140% है तो वह 98% ऑफ रेट से, और अगर वह 140 से 150% तक है तो वह 96% ऑफ द रेट वैल्यू से। और इसके अलावा जनरली 150% से ज़्यादा का है तो उसको अवॉइड करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो है वह भी 96% ऑफ द रेट से पेड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वह एक्सेप्टेड रेट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टेंडर्स वैल्यू अप टू 50 lakh। So option number C is the right answer, that is 50 lakh। So option number C is the right answer, that is 50 lakh। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ फंडिंग इज जनरली नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ रेलवेज ऑन अर्निंग? कैपिटल फंड, डीआरएफ, डीएफ एंड ओएलडब्ल्यूआर। तो ओएलडब्ल्यूआर को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फंडिंग इज जनरली नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ railways on earning? So OLWR is the right answer, open line works revenue। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। यूनिट कॉस्ट वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन्स इज टू बी ऑपरेट प्रिपेयर्ड। यहाँ पूछा जा रहा है, सॉरी, विच आर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ फंडिंग इज जनरली नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ रेलवेज ऑन अर्निंग। तो रेलवेज की अपनी अर्निंग से जो है तो इसको नहीं क्रिएट किया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कैपिटल फंड। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल फंड। ओएलडब्ल्यूआर फंड को जो है तो अभी बंद कर दिया गया, ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यूज, इस फंड को भी क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा डीआरएफ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेवलपमेंट फंड और ओएलडब्ल्यूआर, ये फंड जो हैं दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेलवेज अर्निंग। ठीक है, वेर एज इसकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग कैपिटल फंड है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, सो ये एक्सटर्नली फंडेड होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल फंड। ओके, नेक्स्ट है, यूनिट कॉस्ट वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन्स इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो यूनिट कॉस्ट वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन्स इज टू बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 का बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्क्रैप एट साइट इज कस्टोडियन, आरपीएफ एंड स्टॉक वेरीफायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तीनों होते हैं। तो डिलीवरी ऑफ स्क्रैप टाइम जब भी होता है तो उस समय साइट पर जो है तो कस्टोडियन भी होना चाहिए, आरपीएफ स्टाफ भी होना चाहिए और स्टॉक वेरीफायर्स को भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की बात हो रही है यहाँ पे, शैल बी एप्लीकेबल फॉर। तो अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट जो होता है वह चाहे वह ई टेंडर हो, चाहे लिमिटेड टेंडर हो, चाहे ओपन टेंडर हो, सभी मोड ऑफ टेंडरिंग के लिए जो है तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स होता है। सो ऑल मोड ऑफ टेंडरिंग इज द राइट आंसर। ओके, मशीन यूज टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ ईआरसी। तो ईआरसी की कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे पेंडोल क्लिप बोलते हैं, सो उसके लिए बेसिकली टो लोड मेजरिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मशीन यूज टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ ईआरसी, ओके, इज कॉल्ड टो लोड measuring device। So question number 70, option number A is the right answer। तो इस तरह से
टोटल 40 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।